तो हेलो एवरीवन, आगे हम लोग बनाते हैं कैनेमेटिक्स क्लास 9 का। स्पीड तक हमने देख लिया था। इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है जिसमें मैंने कहा था जो कार्लो रेविलो की बुक है, कार्लो रोवेली, इसकी बुक आती है द ऑर्डर ऑफ टाइम। इनकी बुक है द ऑर्डर ऑफ टाइम। उसको एक रीडिंग ज़रूर उसको पढ़ने के लिए मैंने कहा था। द ऑर्डर ऑफ टाइम कम से कम शुरू के 70 पेज इस बुक के जरूर पढ़ना, ताकि टाइम स्पेस का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो सके। हालांकि कैनेमेटिक्स में इसका यूज़ नहीं है, बट जस्ट फॉर द इंटरेस्ट अगर चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड सब देख लिया था। तो एक क्वेश्चन उस पर कर लेते हैं। अ ट्रेन ट्रैवल्स, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगले क्लास में हम लोग ग्राफ देखेंगे, और उसके अगले क्लास में लेवल टेस्ट योर कंसेप्ट के क्वेश्चन, लेवल 1, लेवल 2। तो और इस तरह से मतलब अगले क्लास तक ही केवल थ्योरी रहेगा। उसके बाद के 3 या 4 क्लास क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक एग्जांपल करते हैं। A train travels from one station to another station at an average speed of 40 km per hour and returns back to the first station at an average speed of 60 km per hour. Ignore the stoppage time at the second station. Find the average speed of the train. इसी में ये भी पूछ सकता था कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो वो तो हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी, लेकिन अभी तो केवल एवरेज स्पीड निकालना है। तो एक ट्रेन है, ये मान लो ये स्टेशन ये है और ये स्टेशन भी है। ट्रेन यहाँ से अपना कुछ डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, x है। ये दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस x है। तो ट्रेन A से B जाते समय कितने स्पीड से चलती है, 40 किलोमीटर पर आवर से, और B से दोबारा A तक आती है तो कितने स्पीड से चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस ट्रेन का एवरेज वेलोसिटी बताओ। इस ट्रेन का एवरेज वेलोसिटी बताओ कब A से B और B से A जब इस दूरी को ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक गई और फिर यहाँ से दोबारा यहाँ आ गया, तो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड बताओ। तो हमने पढ़ा था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, A से B गया तो x, मान लो x किलोमीटर, कोई दिक्कत है, x किलोमीटर प्लस फिर B से आया तो फिर से x, टोटल डिस्टेंस यही ना कवर्ड हुआ, और टोटल टाइम। तो A से B जाते समय टोटल A से B जाते समय टाइम कितना लगा होगा, A से B जाते समय, अभी केवल A से B जाते समय, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो x है और स्पीड कितना है, 40। यही टाइम लगा होगा ना A से B जाते समय। फिर B से A आते समय कितना टाइम लगा होगा, x अपॉन 60, यही लगा होगा ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2x अपॉन इस, यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो 120 हो जाएगा, और 120 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3x प्लस 2x अपॉन 120। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इंटू 120 अपॉन 5x, x कैंसिल, वो कैंसिल हो ही जाना है क्योंकि हमने खुद माना था x। वो क्वेश्चन में दिया भी नहीं हुआ था कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी x किलोमीटर है, कुछ दिया ही नहीं हुआ था। शायद इसलिए नहीं दिया था क्योंकि क्वेश्चन जो बनाया था उसको पता था कि ये कैंसिल हो ही जाना है। और ये 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जो ट्रेन का जो स्पीड दिया हुआ था वो भी किलोमीटर पर आवर में था। अगर मीटर पर सेकंड में होता तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाता। तो ये क्या आ गया, ट्रेन का एवरेज स्पीड आ गया। अच्छा, कुछ लोग क्या करता ना कि यहाँ पर जाते समय 40 है और आते समय 60 का स्पीड और बटा 2 कर देते हैं एवरेज, क्योंकि बचपन से पढ़ा है कि यहाँ पर जितने क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, उसे डिवाइड करते हैं। तो 2 क्वांटिटीज हैं तो डिवाइड अपॉन 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। और ये ऑप्शन में भी होगा, लेकिन ये नहीं करना है, ये टिक मार्क नहीं आ जाना। 50 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर होगा, और यही हमारा आंसर होगा। मैं बस यही बताना चाहता था कि ये चीज है। अच्छा, 50 किलोमीटर पर आवर कब आंसर होता है हमारा, जब ट्रेन A से B तक 50 किलोमीटर पर आवर से जाती
और बी से ए तक दोबारा फिर से 50 किलोमीटर पर आवर से आती, तब हमारा ये आंसर हो जाता। तब हमारा क्या हो जाता है, ये आंसर हो जाता 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जिस स्पीड से ए से बी तक गई है ट्रेन, उस स्पीड से दोबारा नहीं आई है, गई है 40 से, आई है 60 से। तो ऐसे में एवरेज जो स्पीड होगा ट्रेन का ओवरऑल, वो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा, वो इस तरह से करना होगा। सो ये एक क्वेश्चन था एवरेज स्पीड पे। आते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, ये चीज नहीं बताया था। यूनिफॉर्म स्पीड कब कहते हैं? अ बॉडी सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इफ इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब इक्वल इंटरवल, इसका मतलब ये होता है कि मान लो बॉडी जो है वो एक छोटा सा इंटरवल लेता हूँ, अभी 1 मीटर गई, ठीक है, अभी t इज इक्वल टू 0 है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और बॉडी 1 मीटर गई कितने में, 1 सेकेंड में। अगले 1 सेकेंड में वो फिर से 1 ही मीटर गई, अगले 1 सेकेंड में वो फिर से 1 ही मीटर गया, फिर से वो अगले 1 सेकेंड में 1 ही मीटर गई डिस्टेंस, फिर अगले 1 सेकेंड में, ऐसे करते जा रहा है। मतलब कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी 1 सेकेंड में वो 1 से ज्यादा ट्रेवल कर लिया, हो सकता है 2 मीटर भी जा सकता था। बॉडी अपना एक्सेलरेशन भी तो, एक्सलेट भी तो कर सकती है, जैसे आपका बाइक होता है तो आप एक्सेलरेट करते हो तो स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन नहीं, उसी स्पीड से जा रही है। स्पीड उसी स्पीड से क्यों? क्योंकि देखो, अगर यहाँ t इक्वल टू 0 सेकेंड है तो यहाँ t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम 1 सेकेंड पे देखें तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ पर अगर आप देखोगे स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो 1 मीटर अपॉन 1। यहाँ 1 से लेकर 2 के लिए कितना हो जाएगा स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 1 मीटर और टोटल टाइम टेकन फिर से 1 सेकेंड। 2 से 3 के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना, 1 मीटर और टोटल टाइम टेकन 1 सेकेंड, तो 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड। फिर 3 से 4 के लिए कितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड, 1 मीटर और टोटल टाइम टेकन 1 सेकेंड, तो 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड। फिर से 4 से 5 के लिए कितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड, 1 मीटर और टोटल टाइम टेकन 1 सेकेंड। तो हर केस में कितना स्पीड आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। कहने का मतलब बॉडी विल कवर, और वो बॉडी ना बहुत ज्यादा अथी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए, जैसे कि अर्थ की तरह बहुत बड़ा या मार्स है वो बॉडी नहीं, या फिर एटम की तरह बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। ये बॉडी हमारे आसपास के डेली जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जैसे कोई व्हीकल हो गया और कोई बुक हो गया, कोई पार्टिकल हो गया, कोई टॉय हो गया, ऐसे बॉडी की हम बात करते हैं। काइनेमेटिक्स में जब हम लोग शुरू किया था तो हमने इसके बारे में बात भी किया था। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और इसने डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया। अगर ये ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ईस्ट की तरफ ही जाते जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो इसको यूनिफॉर्म, हालांकि डायरेक्शन चेंज भी होता है फिर भी हम, और यही स्पीड रहता है 1 मीटर पर सेकेंड ही, फिर भी हम इसको कहते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये तो पता ही होगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो हर बार 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस ना कि डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then we call that body is in uniform speed, that body has uniform speed। वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, वो स्पीड हो सकता है 1 मीटर पर सेकंड हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड हो, लेकिन हाँ 10 मीटर पर सेकंड होगा तो हर एक सेकंड में 10 मीटर उसको चलना होगा, ऐसा, तब हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड में। अच्छा, वेरिएबल स्पीड की इसको कहते हैं कि बॉडी इस तरह कवर ना करे। जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, अ बॉडी हैज ए वेरिएबल स्पीड इफ इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस ना कि डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी को मैं लेता हूँ, t बराबर 0 पे मैं यहाँ पर खड़े हो तो 1 सेकेंड में तो 1 मीटर गया, लेकिन अगले 1 सेकंड में ये 2 मीटर चल गया, अगले 1 सेकंड में फिर से ये 3 मीटर चल गया, या फिर हो सकता है फिर अगले 1 सेकंड में ये 1 ही मीटर गया, और अगले 1 सेकंड में हो सकता है ये 4 मीटर चला गया। तो आप देख रहे हो, बॉडी इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देयरफॉर वी कॉल दिस बॉडी हैज वेरिएबल स्पीड। ओके, ये चीज अब तक के लिए ठीक है, आप इसको समझ सकते हो। मैंने कोशिश किया है कि ऐसे समझाने के लिए। आई होप कि ये समझ में आएगा। एक अगर आती रिप्रेजेंटेशन के जरिए थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो
समझ में आता है। तो ये रहा, हमने स्पीड में कवर किया। मैंने ये भी बताया था कि स्पीड जो होता है वो इंस्टेंटेनियस ही होता है। जब भी हम कहते हैं कि स्पीड, तो जिस समय मैंने पूछा स्पीड, उस समय का स्पीड मुझे चाहिए, ना कि कुछ उसके देर बाद या कुछ उसके पहले का। इसको मैं अच्छे से क्लियर करूंगा जब हम वेलोसिटी को थोड़ा सा देखते हैं। तो हम इसमें आ गए और एक क्वेश्चन भी हमने बनाया था। तो अब आते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी का सबसे बड़ा बात क्या है कि स्पीड और वेलोसिटी में एक ही मेन अंतर है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी जो होता है और डायरेक्शन उसका इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं स्पीड में तो ये कहकर निकल जाता था कि 5 मीटर पर सेकंड या फिर जो भी हो, लेकिन आप यहाँ पर ये कहकर नहीं निकल सकते हो। आपको बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड अगर है तो किस डायरेक्शन में, वो बॉडी किस डायरेक्शन में चल रही है। अगर ईस्ट में तो ईस्ट लिखना पड़ेगा या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। अगर एक्स एक्सिस की ओर जा रही है तो 5i कैप लिखना पड़ेगा, वाई एक्सिस की तरफ जा रही है तो 5j कैप लिखना पड़ेगा। बस ये हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना समझना है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाता है। मैं हमेशा सोचता है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, जबकि मीटर पर सेकंड इसका भी SI यूनिट है अगर MK सिस्टम में देखें जब, और स्पीड का भी MK सिस्टम में SI यूनिट कितना है, मीटर पर सेकंड। तो फिर अंतर क्या, अंतर इसी डायरेक्शन का है। और क्लियर कैसे होगा ये चीज, तो क्वेश्चन बनाने से क्लियर होगा। वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जबकि स्पीड क्या था, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इंटरवल, और वेलोसिटी क्या है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच डिस्प्लेसमेंट हैज ओकर्ड। और वो कौन सा टाइम इंटरवल हमको चाहिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ना कि कोई दूसरा टाइम इंटरवल लाके चिपका दिए। Velocity is the ratio of displacement to the time interval during which the displacement has occurred. So velocity is equal to displacement upon time. और डिस्प्लेसमेंट को जनरली s से इस स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे इम्पोर्टेंट डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ही, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, CGS सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, लेकिन MK सिस्टम में मीटर पर सेकंड होता है। CGS क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और MKS मीटर kg सेकंड। ये चीज़ बताया भी गया था जब हमने मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा था, उसका पहला लेक्चर बताया भी गया है। इसी को SI यूनिट भी कहते हैं। MKS क्यों ही जनरली एक SI यूनिट की मांग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है, इसको माना जाता है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होता है। ओके, तो यूनिफॉर्म, इस पर क्वेश्चन बनाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ ऐड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो उस समय जब हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था तो केवल ये पढ़ा था कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट मोशन इज देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब बात आती है तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इतना ही काफी नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए ये मोशन। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये सीधा भी जा रहा है, मान लो ये इसका 1 मीटर चला पहले 1 सेकंड में, मान लो दूसरे में एक मीटर चला, तीसरे सेकंड में भी 1 मीटर चला, लेकिन अब ये अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। अभी ईस्ट की तरफ जा रहा था, अब नॉर्थ की तरफ जाने लगा, और ये अगले 1 सेकंड में 1 मीटर फिर भी चल रहा है, अगले 1 सेकंड में फिर से 1 मीटर चल रहा है, अगले 1 सेकंड में फिर से 1 मीटर चल रहा है। तो क्या कहेंगे हम कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है? क्या हम कह सकते हैं कि ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है? नहीं, हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका डायरेक्शन अगर ये सीधे चलते जाता तो हम कह सकते थे, और उसी 1 मीटर में हर एक सेकंड में 1 मीटर चलता तो हम कह सकते कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। लेकिन इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगा? नहीं। अब ये कैसा डायरेक्शन हो गया? अब ये वेरिएबल वेलोसिटी, इसका जो मोशन हो गया उसको वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह स्पीड में ऐसा होता तो कोई दिक्कत नहीं था, अभी भी यूनिफॉर्म स्पीड है ऐसा होता तो, लेकिन वेलोसिटी में बात नहीं होगी, वेलोसिटी में वेरिएबल वेलोसिटी में आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, स्पीड
डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के पाथ पे होना चाहिए। और वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? इफ देयर इज चेंज आइदर, या तो मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन और बोथ, या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई अंतर आ जाए, यानी कि जैसे कि अभी 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, अगले सेकंड कुछ भी से तीसरे सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, चौथे सेकंड 6 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, तो या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन भी बदल जाएगा, दोनों में से कुछ भी एक हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो वेरिएबल वेलोसिटी में चल रहा है। उस जो बॉडी का जो वेलोसिटी है और वेरिएबल वेलोसिटी का जो प्रॉपर्टी है उसको शो कर रहा है। तो उसी का एग्जांपल ये भी दिया था, ये उसी का एग्जांपल है जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और एक तो होता है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर हो जाए, तो या 2 मीटर के बाद 4 मीटर हो जाए, या फिर 4 मीटर से फिर से 2 मीटर हो जाए, या 2 से फिर 1 हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो वेरिएबल वेलोसिटी में है। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, हम कहते हैं कि दैट बॉडी इज इन वेरिएबल वेलोसिटी, दैट बॉडी हैज वेरिएबल वेलोसिटी। तो बस यही चीज इसमें भी आता है कि यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है। ये चीज मैंने बताया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड और नहीं लिखा है, एंड लिखा है, और रहता तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए था, लेकिन और एंड लिखने का मतलब कि दोनों चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे तो चलना ही चाहिए, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। जबकि वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए या उसका डायरेक्शन बदल जाए, दोनों हो जरूरी नहीं है, केवल एक ही बदल जाएगा तो हम कह देंगे कि ये बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी शो कर रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट था समझना। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट, किसी समय पे पार्टिकल का वेलोसिटी किसी गिवन इंस्टेंट पे है। फुल स्टॉप। द डायरेक्शन ऑफ एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन। टेंजेंट मतलब अभी नहीं शायद जानते होंगे आप लोग, शायद जानते भी होंगे क्योंकि सर्कल में पढ़ना है क्लास 9 में। टेंजेंट किसी जैसे सर्कल पर अगर इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट को छूते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और ये जो लाइन होगा इस सर्कल को केवल इसी पॉइंट पे टच करेगा, और ये जो लाइन होगा वो सेंटर से जो लाइन जाएगा इस पर, उस पर 90 डिग्री बनाता है। ये पढ़े ना टेंजेंट में। और एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ सर्कल तो नहीं पढ़े, बट टेंजेंट का कंसेप्ट बता रहे थे। खैर, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए गिवन इंस्टेंट। किसी समय पे, किसी क्षण पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या जो होता है उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। हालांकि जब वेलोसिटी कहीं दिया है तो इंस्टेंटेनियस ही होता है, उसी क्षण की बात होती है। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व डिस्क्राइबिंग द पाथ एट दैट इंस्टेंट इफ द बॉडी अंडरगोस कर्वलिनियर मोशन। ठीक है, कर्वलिनियर मोशन कहने का मतलब कि कुछ इस तरह का मोशन, ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, ऐसा, इसको कर्व लिनियर मोशन बोलते हैं। जबकि ये ऐसे केवल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है तो इसको बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ मोशन है। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पर टी क्या होता है? टी टेंस टू 0 होता है, यानी टी छोटा से छोटा इंटरवल हमको लेना है। छोटा से छोटा इंटरवल इसलिए लेना है ताकि हम ज्यादा अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एक्यूरेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता सके। डेल्टा टी को एकदम लगभग 0 के निकट होना चाहिए। क्यों? ताकि हम ज्यादा एक्यूरेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता सकें, ताकि उस छोटे से इंटरवल में जितनी दूरी गया, और इंटरवल जितना ज्यादा छोटा होगा उसमें जितना, और डेल्टा एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल इन डेल्टा टी इंटरवल। डेल्टा एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द डेल्टा टी इंटरवल। इसको डेल्टा भी पढ़ते हैं। तो अब जैसे कि ये ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और बॉडी ऐसे इस ग्राफ को फॉलो कर रही, तो ए से बी तक मान लो गई, तो ए से बी जाने में कितना डेल्टा टी हुआ? ये डेल्टा टी हुआ, और डेल्टा एस कितना हुआ? पहले यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट S1 था, अब यहाँ पर S2 है, तो ये डेल्टा एस हो गया। तो इस ग्राफ के लिए अगर मैं v लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा आंसर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वाला। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि टेंजेंट के बारे में जब भी लिखते हैं तो टैन थीटा के बात आ जाती है। टैन थीटा जब भी, और ट्रिग्नोमेट्री में टैन थीटा पढ़ना है, तो जल्दी ही मैथ्स का भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है क्लास 9 का। तो टैन थीटा इसी को स्लोप बोलते हैं। जैसे कि अगर मुझे ए बी के बीच
ये एक बहुत छोटा पॉइंट है, इतना इस पर डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन tan थीटा पूछता है तो यहाँ के लिए tan थीटा, अगर ये थीटा है और थीटा बहुत स्मॉल है तो tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ के लिए BC अपॉन AC। और वैसे भी यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा BC अपॉन AC, और BC और कुछ नहीं डेल्टा AC है, और AC और कुछ नहीं बल्कि डेल्टा T है। ये ज़्यादा क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन बनाओगे। तो अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो शायद उतना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। क्या है यूनिफॉर्म मोशन, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। दरअसल एक चीज किधर गया, एक मिनट, कहाँ पर बनाया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी में क्या अंतर है। बहुत बार ये सवाल हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी में क्या अंतर है। तो मैं तो कहूँगा कि कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन हमारे अंदर मिसकंसेप्शन है कि इंस्टेंटेनियस और ये दोनों अंतर है। और शायद अंतर इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि हम लोग शुरू से ही इस तरह कुछ पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि कोई क्वेश्चन होता है और हम जैसे कोई क्वेश्चन है कि एक बस है और 400 किलोमीटर चला कितने घंटे में, मान लो 8 घंटे में, और 8 घंटे में एक बस 400 किलोमीटर चला। तो हमसे कोई पूछता है कि फिर उसका वेलोसिटी बताओ, और मान लो बस वो सीधी डायरेक्शन में गई है, एक ही डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में चल गई है, तो हम क्या बताते हैं कि 400 अपॉन डिस्प्लेसमेंट 400 है और टाइम टेकन 8 है, तो 50 किलोमीटर पर आवर। वैसे बस इससे ज़्यादा जल्दी नहीं जाती है, 50 किलोमीटर ठीक है, एवरेज स्पीड है, तो 50 किलोमीटर हम कह देते हैं। लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है ना, इस तरह जो निकालना है। और वैसे भी किलोमीटर पर आवर में है, यानी हर घंटे में बस 50 किलोमीटर, बस क्या है 50 किलोमीटर चली है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि पहले वाले घंटे में 40 किलोमीटर चली हो और दूसरे वाले घंटे में 60 किलोमीटर चल दी हो, तो अभी भी बन जा रहा है बात। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 घंटे में 100 किलोमीटर चल रही है, तो मान लो पहले में 50 चलती, दूसरे में 50 चलती, तो अभी भी 100 हो जा रहा है। लेकिन अभी भी तो 100 हो जा रहा है, पहले में 40 चली और दूसरे में 60 चली, तो अभी भी तो 100 किलोमीटर हो जा रहा है 2 घंटे में। और इसी तरह कुछ एडजस्ट हो सकता है बस शुरू के पहले घंटे में थोड़ा धीरे चली, लेकिन बस के ड्राइवर ने सोचा कि नहीं हम थोड़ा धीरे चले हैं, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि जो पिछले वाले घंटे में जो मैंने धीरे चला था उसको मेंटेन किया जा सके, उस स्पीड को मैं कवर कर सकूँ। तो इसके लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से काफी मिसकंसेप्शन है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये स्पीड है, और इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग अलग चीज की बात हैं। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इसको आज देखते हैं। तो अमूमन हम क्या देखते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है एस अपॉन टी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ से एस क्या आ जाएगा, v इंटू टी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ से हमें क्या दिखा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एस क्या है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर या 40 मीटर पर सेकंड या कुछ भी, लेकिन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम के प्रोपोर्शनल है, यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा। लेकिन मान लो कोई एक ऐसा एग्जांपल है कि एस इज इक्वल टू 16t² दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू 16t², ये बॉडी एक रिलेशन दिया हुआ है, किसमें, एक बॉडी है जो इस रिलेशन पे मूव कर रहा है, इस रिलेशन पे कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 16 इंटू t² के टर्म्स में बढ़ा। यानी कि अगर बॉडी का 1 सेकंड पे मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो 0 पर तो डिस्प्लेसमेंट 0 है बॉडी का, लेकिन बॉडी का 1 सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो 16 इंटू 1 का स्क्वायर। बॉडी का 1 सेकंड पर 16 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। बॉडी का दूसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो 16 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी दूसरे सेकंड पे 64 हो जाएगा ना, 64 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। और तीसरे सेकंड पे 144, चौथे पे 256, पांचवें पे 400 और छठे पे 576 मीटर पे बॉडी चला गया है। तो यहाँ अगर कोई मुझसे पूछता है कि 5वें सेकंड पे बॉडी का स्पीड कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है इस रिलेशन से, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछता है कि 5वें सेकंड पे बॉडी का स्पीड कितना है, तो आप तो देखोगे क्या कि वो बॉडी ने कितना मूव किया है, 400 मीटर मूव किया है, 400 मीटर, और कितने 5 सेकंड में, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 80 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये आंसर है ही नहीं, ये आंसर है ही नहीं, 80 मीटर पर सेकंड आंसर है ही नहीं। यानी कि बॉडी 5वें सेकंड पे उसका स्पीड 80 मीटर नहीं है, 80 मीटर से ज्यादा आंसर दिया हुआ है, और सच कहिए तो आंसर 160 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है,
ये पॉसिबल इस तरह से है कि ये जो रिलेशन, ये जो दिखाया गया है कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, सबसे पहले तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कि आप देख सकते हो कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में पहले 16 मीटर चला, दूसरे सेकंड में पहले और दूसरे सेकंड के बीच में कितना चला, ये 48 मीटर चला। लेकिन 0 सेकंड और 1 सेकंड के बीच में कितना चला, 16 मीटर चला। लेकिन पहले सेकंड और दूसरे सेकंड के बीच में कितना चला, 48 मीटर चला। दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड के बीच में कितना चला, ये 80 मीटर चला। तो पहले सेकंड में ये 16 चला, दूसरे में 48 चला, तीसरे सेकंड में ये 80 मीटर चला। कैसे? 144 माइनस 60 कर दिया तो पता चल गया। दूसरे सेकंड में 48 कैसे चला, 64 माइनस 16 कर दिया। और पहले सेकंड में 16 कैसे चला, 16 माइनस 0 कर दिया। अच्छा, चौथे सेकंड में कितना चला, तो 256 माइनस 144 कर दिया, तभी तो पता चलेगा। तो 256 माइनस 144 करेंगे तो 2 1 और 112 मीटर चला। ये कुछ ऐसा है कि अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे, अगर आप देखोगे तो पहले में 16 चला, 16 मीटर, ठीक है, ये 0 सेकंड है, t बराबर 0 सेकंड, ये t इज इक्वल टू 1 सेकंड। दूसरे में ये 48 चला, 48 मीटर चला। तीसरे में ये कितना चला, 48 से सीधे 80 पे चला गया। तीसरे में ये 80 चला गया, ऐसे हो रहा है, 80 मीटर चला। ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, और इस तरह से ये 3 सेकंड है, तीसरे सेकंड। और चौथे सेकंड में कितना चला, तो चौथे सेकंड में 112 चला गया। तो 112 तो यहाँ पर जगह भी नहीं है, और बहुत आगे यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है, यहाँ तक चला जाएगा। तो मतलब तो ये नॉन इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि द बॉडी इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बॉडी इज नॉट कवरिंग, यहाँ पर लिख लो, बॉडी इज नॉट कवरिंग इक्वल, या डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, या डिस्टेंस। अब क्योंकि बॉडी मैंने पहले भी कह दिया है कि वो पहले कह दिया इस क्वेश्चन के कि इस क्वेश्चन में वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में जब भी मूव करता है कोई बॉडी तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल ही होते हैं। तो बॉडी इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस बॉडी का क्या वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है? तो इस बॉडी का वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। 80 मीटर पर सेकंड तो तब आंसर आता है जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, जो कि हालांकि आपके बुक्स में यूनिफॉर्म मोशन पर ही ज़्यादा सवाल है, नॉन यूनिफॉर्म पे भी सवाल नहीं आते हैं, वो 11-12 में आएंगे। तो वेरिएबल वेलोसिटी, ये कैसा एग्जाम्पल है, वेरिएबल वेलोसिटी का एग्जाम्पल है। अमूमन हम लोग एग्जाम्पल तो दे देते हैं यूनिफॉर्म का, लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी का एग्जाम्पल है। क्या समझ में आ रहा है ये चीज़? तो वेरिएबल वेलोसिटी में जब भी आपको वेलोसिटी निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मुझे 5वें सेकंड पे वेलोसिटी निकालना है, तो अगर मैं 5वें सेकंड से थोड़ा सा आगे यानी 5.0001 सेकंड पे मैं अगर क्या निकाल लूँ, डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ, ठीक है, मैं निकाल लूँ, तो 16 इंटू 5.001 का होल स्क्वायर यानी इतना मीटर आ गया। यानी कि इस दौरान बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना था, तो मुझे पता है कि ठीक है, इस समय स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हुआ क्योंकि बॉडी सेम अथी में मूव कर रही है। तो स्पीड कितना हो जाएगा, मेरा बॉडी स्पीड कितना हो जाएगा, तो 5वें सेकंड पे 400 मीटर तक चला था, और 5.001 सेकंड पे कितना चला, ये 400.160016 मीटर चला। यानी कि 0.001 सेकंड में बॉडी कितना मूव किया, तो 400.160016 माइनस 400 कर देंगे, 0.001 सेकंड में बॉडी कितना मूव किया, 5 सेकंड से मैं 5.001 सेकंड की बात कर रहा हूँ। अब सब कुछ भूल जाओ, तो 5 सेकंड पे तो 400 मीटर तक गया था, और 5.001 सेकंड पे बॉडी 400.160016 मीटर ट्रेवल किया। यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 0.160016। क्यों? क्योंकि इतना माइनस 400 तो इतना आ जाएगा। और इस डिस्टेंस को बॉडी ने कितने समय में ट्रेवल किया, 0.001 सेकंड में। यानी बॉडी की स्पीड कितनी आ गई, 160.016 मीटर पर सेकंड। ये आया कि नहीं आया? अच्छा, यही अगर बॉडी का मैं पूछता कि इस बॉडी को
किधर गया, 5.1 सेकंड पे अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालता तो डिस्प्लेसमेंट ये निकलता। अच्छा, तो यानी कि 5.1 सेकंड पे अगर बॉडी का स्पीड कोई पूछता मुझसे तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 5.1 सेकंड पे 416.16 माइनस 400 यानी 16.16 मीटर, और इस दूरी को कितने समय में ट्रैवल किया है, 0.1 सेकंड में। क्यों? क्योंकि 5.1 माइनस 5 सेकंड, यही ना, तो ये 0.1 सेकंड आ गया। और ये एस इज इक्वल टू 16t² है। मैं जानता हूँ कि ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बताना थोड़ा ज़रूरी है। तो इस बॉडी का अभी वेलोसिटी की स्पीड कितना दे रहा है, 116.6। 5.1 सेकंड पे इस बॉडी का स्पीड कितना है, 116.6 मीटर पर सेकंड। और 5.001 सेकंड पे इस बॉडी का स्पीड कितना है, 160.016 मीटर पर सेकंड। यानी हर सेकंड ही नहीं, माइक्रो सेकंड में इस बॉडी का स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को जानते हो कैसे बनाते हैं? हम मान लेते हैं कि t0 प्लस t सेकंड तक के बॉडी एक छोटे से इंटरवल को मान लेते हैं। t क्या है, t टेंस टू 0 है। तो ऐसे समय में हम s क्या निकालते हैं, s t0 प्लस t, जहाँ पर t क्या है, टेंस टू 0 है। तो उस समय क्या आ जाएगा, 16 t0 प्लस t का होल स्क्वायर, और ये प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़ दोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ये हमारा एस t0 प्लस t का अपना वो चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, उसका होल स्क्वायर है। ठीक है। अब अगर इसको मैं किधर गया, अब अगर इसको मैं t से डिवाइड कर दूं, इधर आप देखोगे कि अगर मैं इसको अब t से डिवाइड कर दूं, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन t होता है। तो अगर मैं v t प्लस t0 प्लस t कर दूं और s t0 प्लस t कर दूं बटा t कर दूं इसको स्मॉल इंटरवल के लिए, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, बटा टी में t से t कैंसिल हो जाएगा, बटा t में t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, 16 t0 स्क्वायर बचेगा। 16 क्या बचेगा, 16 किधर गया, t0 प्लस t है, और t0 से डिवाइड कर दूं, t0 से क्या करूं, डिवाइड कर दूं, तो यहाँ से क्या बचेगा, 16 t0 प्लस 32 t0 प्लस 16 t स्क्वायर। तो यहाँ से 32 t0 आ जाएगा वेलोसिटी, v इज इक्वल टू 32 t0, और 5वें सेकंड में वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 32 × 5 यानी कि 160 मीटर पर सेकंड। तो जहाँ हम लोग का 5वें सेकंड पे 80 मीटर पर सेकंड आ रहा था, लेकिन आंसर कितना है, 160 मीटर पर सेकंड। यानी 5वें सेकंड में बॉडी का स्पीड कितना है, 160 मीटर पर सेकंड। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। और यहाँ पर 16 t0, t से t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, t से t कैंसिल, और यहाँ पर t0 प्लस t, तो t से t तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा t से डिवाइड कर देंगे तो t से t कैंसिल, और ये भी तो 0, ठीक है। तो ये चीज़ खैर यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हम लोग डिटेल में ज़्यादा 11 या 12 क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, 11 या 12 क्लास में, तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता कि क्यों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम लोग 0 लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम समय को घटा रहे हैं, 5.1 सेकंड से हम लोग कहाँ तक लाएं, 5.001 सेकंड, तो हम लोग अपने सही आंसर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। कैसे, 5.1 सेकंड पे स्पीड कितना आता है, 161.6 मीटर पर सेकंड, लेकिन 5.001 सेकंड पे हमारा स्पीड कितना है, 160.016 सेकंड। तो कौन ज़्यादा आंसर के करीब है, हमारा आंसर 160 था, तो आंसर के करीब ये है। यानी कि बॉडी का जो इंटरवल है, जो टाइम का इंटरवल है, वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इसलिए डेल्टा टी को हम लोग 0 अप्रोच करवा रहे थे कि टाइम का इंटरवल जितना छोटा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उतना एक्यूरेट निकलेगा हमारा। टाइम का अप्रोच जितना छोटा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उतना हमारा क्या मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा। इसलिए हम लोग उसको ऐसा कर रहे थे। तो यहाँ पर t0 16 t स्क्वायर, अगर इसको t से डिवाइड करते हैं, खैर ये तो 0, ये 0 हो जाएगा। ये 0 क्यों होगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा 32 t0, और ये 60 प्लस 16 t0 बचना चाहिए। यहाँ पर मुझे तो इसको अगले क्लास में वेरीफाई करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं।
एक लाइन यहाँ पर पढ़ लेना कि बट द टाइम शुड बी मेड एज शॉर्ट एज पॉसिबल कॉमा द शॉर्टर द बेटर बिकॉज सम चेंजेस कुड टेक प्लेस ड्यूरिंग दैट टाइम फुल स्टॉप इफ वी टेक द टाइम ऑफ ए फॉलिंग बॉडी एज एन आवर द आइडिया इज रिडिकुलस in order to get the speed more and more accurately we should take a smaller and smaller time interval in order to get the speed more and more accurately we should take a smaller and smaller time interval we should take an smaller and smaller time interval we should take an smaller and smaller time interval तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि we should take an smaller and smaller time interval सो किधर गया 16 टी नोट स्क्वायर यहाँ पर जीरो क्यों हो गया ये चीज समझना जरूरी है कि 16 टी नोट स्क्वायर यहाँ पर जीरो क्यों हो गया क्यों जीरो हो गया है क्यों जीरो हो गया शायद इसलिए क्योंकि नहीं क्यों जीरो दरअसल यहाँ पर 16 टी नोट स्क्वायर कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि अगर एक टाइम टी नोट है और अगर एक टाइम टी नोट प्लस टी है तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा एस इज इक्वल टू 16 टी स्क्वायर था तो 16 टी नोट स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 16 टी नोट स्क्वायर प्लस 32 टी नोट टी प्लस 16 टी स्क्वायर ये हो जाएगा। तो अगर हम इसमें से तो हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि इस बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये डिस्प्लेसमेंट टी नोट प्लस टी का है और ये डिस्प्लेसमेंट टी नोट का है तो इसमें से तो हमको निकालने के लिए इसमें से क्या घटा देंगे 16 टी नोट स्क्वायर घटा देंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या 32 टी नोट टी प्लस 16 टी स्क्वायर यही बचेगा। अच्छा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस आ गया और डेल्टा टी हमारा कितना है डेल्टा टी तो डेल्टा टी निकालने के लिए फाइनल टाइम कितना है टी नोट प्लस टी है इनिशियल टाइम कितना है टी नोट है तो टी नोट प्लस टी माइनस टी नोट तो टी नोट से टी नोट कैंसिल यहाँ से टी आ गया तो डेल्टा टी टी नोट टी है तो यहाँ से डेल्टा टी अगर डेल्टा एस ये है और डेल्टा टी टी है तो टी से टी कैंसिल और यहाँ से तो क्या बचेगा 32 टी नोट प्लस 16 टी लेकिन सिंस t टेंस टू जीरो है तो ये भी जीरो की तरफ बढ़ेगा क्योंकि t बहुत छोटा है तो कुछ बहुत छोटे से 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी बहुत छोटा होगा और लगभग नेग्लिजिबल होगा तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा 32 टी नोट आ जाएगा वेलोसिटी। इसलिए जब t को जब 5 सेकंड रख रहे थे कितना रख रहे थे 5 सेकंड तो 160 मीटर पर सेकंड आंसर आ रहा था। ये चीज ये कैलकुलस का ही एक तरीका है करने का तो मैं यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा हमको लेकिन खैर कोई बात नहीं अब हो गया है शॉर्ट। तो अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया कि कैसे उस एग्जांपल को याद रखना हमेशा कि 5वें सेकंड की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने एक स्पीड निकाला था 5.001 सेकंड पे एक स्पीड निकाला था। एक स्पीड को तुम चाहो तो 5.05 सेकंड पे भी निकाल सकते हो और एक स्पीड को 5.1 सेकंड पे भी निकाल सकते हो और जब आप स्पीड को निकालोगे तीनों केस में तो आपको पता चलेगा कि 5वें सेकंड पे जो 160 मीटर पर सेकंड था तो ये यहाँ पर जो स्पीड निकलेगा वो 160 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहाँ पर 160 से और ज्यादा होगा और यहाँ पर 160 से और ज्यादा जाते जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब भी होते हैं वेरिएबल वेलोसिटी होती है तो आप ऐसे स्पीड नहीं निकाल सकते हैं जैसे आप नॉर्मल केस में निकालते हैं। वहाँ पर कैलकुलस की जरूरत पड़ती है या उस टेक्निक की जरूरत पड़ती है जो मैंने आपको बताया है कि अगर एस इज इक्वल टू 16 टी स्क्वायर दिया या कैसा भी रिलेशन दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप क्या करो कि टी नोट प्लस टी के समय में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और एक डिस्प्लेसमेंट तो पहले से है टी नोट पर तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो और उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो और एक ऐसे उस टर्म को जीरो कर देना जो टी जिसमें टी बिलोंग करता है क्योंकि वो जीरो को अप्रोच करता है और वहां से फिर टी नोट की जगह उस वैल्यू को पुट कर देना जिस सेकंड पे आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो। तो इस तरीके से निकलता है वो। तो खैर इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे लगता है बहुत ज़्यादा बातचीत हो गया। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब याद रख करो एवरेज स्पीड क्या था, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन है। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी है। क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। हालांकि ये बहुत ही अब्सर्ड टर्म है कि कोई किसी वेलोसिटी का, मान लो आप स्कूल से घर गए
या कहीं से भी, और केवल डायरेक्शन चेंज हुआ और आपका स्पीड कहीं भी नेगेटिव नहीं है, आपका स्पीड लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आपका केवल डायरेक्शन चेंज होने के चलते कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि आप घर से स्कूल गए फिर स्कूल से घर आए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, लेकिन कहीं भी आपका जो वेलोसिटी था वो कहीं भी नेगेटिव नहीं है। आप कुछ न कुछ स्पीड से चल रहे थे। जब भी स्कूल से घर गया स्कूल से घर आए तो ऐसा नहीं था कि आप रुके हुए ही पहुंच गए उड़ के, या फिर आपका स्पीड माइनस में था, ऐसा नहीं था। आप चल रहे थे, लेकिन सिंस डायरेक्शन के चलते आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, तो हम क्या कहते हैं कि आपका एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो गया। हालांकि ऐसा कहना थोड़ा गलत है, ये लिखा तो सही है लेकिन इसका सेंस गलत है, क्योंकि एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो जरूर एक सेंस बनता है, लेकिन एक बहुत बड़े टाइम इंटरवल पे अगर वेलोसिटी जीरो हो रही है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। इसका मतलब आप जहां थे वहीं थे, समय बीतता गया और आप वहां से गए ही नहीं, आप जहां थे वहीं रहे। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी जीरो तो सही है कि आप अगर आप घर से स्कूल गए फिर स्कूल से घर आ गए तो आपका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया, लेकिन ये कहना इसका कोई सेंस नहीं बनता है, ये सेंसलेस है ना। ज्यादा रेफर करना है तो आपको भरम एक एपिसोड चलाते थे सी वर्मा सर, उसमें आप जाकर देखना है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कि क्या बात उसमें उनकी है। कैन एवरेज स्पीड भी जीरो? नहीं, एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। कैन एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव? शायद हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है क्या। शायद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन फिर वही बात कि इसका शायद सेंस नहीं बनता है। डायरेक्शन के चलते बहुत चीज इधर उधर हो जाता है, लेकिन फिर भी देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कैसे हम लोग लिखते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन सीजीएस सिस्टम एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एसआई सिस्टम। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वेक्टर ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, और ये ऊपर वेक्टर का साइन है। ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल, एन ओवरटेकिंग बस इंक्रीजेस इज वेलोसिटी दैट मीन्स इट इज एक्सेलरेटिंग। अगर जैसे कि आप चल रहे हो, एक बस आपको ओवरटेक कर रही है, तो इसका मतलब बस ऑफ कोर्स उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है बस का, तो इसका मतलब बस एक्सेलरेट कर रही है। नहीं कहते हैं कि एक्सेलरेटर जो भी हो। इसमें भी दो प्रकार के, जैसे स्पीड में हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी में पढ़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही वेरिएबल भी वेलोसिटी भी कहते हैं। उसी तरह से एक्सेलरेशन में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी पढ़ना आता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है? इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जबकि यूनिफॉर्म स्पीड क्या था? इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या था? इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, पहले सेकंड में बॉडी 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में बॉडी नहीं, पहले अभी बॉडी जब रेस्ट में थी तो t बराबर 0 पे बॉडी का स्पीड कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। अब एक सेकंड चली तो वेलोसिटी कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देख रहे हो, अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो कितना लिखाएगा? 1,20 लिखाएगा। यहाँ आपका कोऑर्डिनेट 2,30। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या लिखाएगा? 3,40। और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या लिखाएगा? 4,50। तो पहले सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड पे 30 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पे 40 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड पे 50 मीटर पर सेकंड। तो जब आप इंटरवल देख रहे हो कि पहले से दूसरे सेकंड में कितना का चेंज हुआ? 10 का चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि 30 माइनस 20। ठीक है। तीसरे से दूसरे में कितना का चेंज हुआ? 40 माइनस 30, फिर से 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। चौथे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में कितना का चेंज हुआ? 50 माइनस 40, फिर से 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। यानी हर एक सेकंड में बॉडी का जो चेंजिंग वेलोसिटी है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। इसलिए इस ग्राफ को देखकर हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है, उस बॉडी का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बॉडी क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उस बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा? इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, नॉन यूनिफॉर्म यही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनाना, ये होमवर्क है। और
इसको आप देख लो, इसका आंसर 32 किलोमीटर प्रति आवर है। आप इसको बनाना और फिर अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को बनाएंगे और ग्राफ्स करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा क्लास 9 का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।